हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ विद गज़ाला। आज हम बात कर रहे हैं मिड टर्म एग्जामिनेशन के 2024-25 क्लास 10 का सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है और बेसिक है ये, और गर्ल्स का है मॉर्निंग का। तो हम यहाँ पर इसके क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर रहे हैं। यहाँ पर कहा है द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट -3 एंड 7 5 इज। तो यहाँ पर मिड पॉइंट निकलवा रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 है, और यहाँ पर क्या निकलवा रहा है? मिड पॉइंट निकलवा रहा है। तो मिड पॉइंट हम निकाल देते हैं। ये जो पहला नंबर होता है ये x होता है, यहाँ पर हम x1 लिख देंगे, y1, x2 और y2, और हम मिड पॉइंट का हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे। इसमें यहाँ पर मिड पॉइंट x इजिकस टू में x1 प्लस में x2 और अपॉन में 2 होता है, और y इजिकस टू में y1 लिख सकते हैं, y2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। y2 अपॉन में 2 होता है, y1 भी लिख सकते हैं, और y1 प्लस में y2 या y2 प्लस में y1, ऐसे कैसे करके इसको लिखा जा सकता है। अब x1 यहाँ पर क्या है? -3 है। x इजिकस टू में -3 आ गया, प्लस में x2 हमारा कितना है? यहाँ पर 7 है, तो हमने यहाँ पर 7 लिख देंगे बाई 2। ऐसी y इजिकस टू हम यहाँ पर देखते हैं, तो हमारा y1 हमारा क्या है? यहाँ पर 3 है, प्लस का साइन लगा दिया, और y2 हमारा क्या है? 5 है, और बाई 2। तो ये प्लस और माइनस हो रहे हैं, तो x इजिकस टू में हमारे यहाँ पर आ गया 4 और अपॉन में 2। क्योंकि प्लस माइनस था तो हमने 7 में से 3 किया तो 4 बचा, 2 से हमने 2 काट दिया तो 1 हमारा आ गया 2। ऐसे यहाँ पर हमने देखा दोनों प्लस में है, तो 3 प्लस 5 इजिकस टू में हमारा 8 आ गया, अपॉन में 2, और ये हमारा आ गया 4, 2 to the 4, 2 4 था 8। तो हमारे जो यहाँ पर मिड पॉइंट के जीरोज आ गए वो आ गए 2 और 4। अब हम ऑप्शन में देख लेते हैं कि कौन सा है। तो हमारा ऑप्शन है इसमें डी, ऑप्शन है यहाँ पर, देखो ये डी क्या रहा है? 2 और 4। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या रहा है? ये क्वेश्चन नंबर 12 में कहा है कि द एंगल ऑफ द डिस्क्राइब बाय द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इन 10 मिनट। ये यानी कि जो हमारी घड़ी है और वो 10 मिनट में कितना एंगल बनाएगी। 10 मिनट अगर वो रोटेट करेगी, जैसे यहाँ से लेके, देखो यहाँ पर डायग्राम से समझते हैं। मान लो ये हमारी घड़ी आ गई, यहाँ पर ये 12 आ गया, 6 आ गया, 3 और 9। तो यहाँ पर 1 आ गया, ये 2 आ गया। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में, मतलब यहाँ से और यहाँ तक जाने में जो हमारा थीटा बनेगा 10 मिनट्स में, वो हमारा कितना बचेगा? ये एंगल जो बनेगा, ये थीटा, ये हमें निकालना होगा। अब देखो थोड़ा सा समझना होगा, जब ये पूरा एंगल बनाती है, ये घड़ी पूरा घूम जाती है, यानी कि 1 आवर कर देती है, तो हमारा 360 का एंगल बन जाता है। ये है क्वेश्चन नंबर 12। 1 आवर इजिकस टू में हमारा कितना एंगल बना देगी? ये 360, क्योंकि पूरा रोटेट हो जाएगी 1 आवर में। क्योंकि हमसे मिनट का पूछ रहा है तो हम थोड़ा सा मिनट पे ध्यान देंगे। 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं, इजिकस टू में 360, क्योंकि 10 मिनट का हमसे निकलवा रहा है कि 10 मिनट में कितना थीटा बनेगा। तो सबसे पहले हमें 1 मिनट का पता होना चाहिए कि 1 मिनट में हमारा कितना एंगल बन रहा है, तो फिर हम कोई सा भी निकाल सकते हैं। तो 1 मिनट इजिकस टू में 360 अपॉन में 60, मल्टीप्लाइंग में तो डिवाइड में आ गया, 0 0 कंप्लीट कर दो, 6 आ गया। यानी कि 1 मिनट जब वो रोटेट करेगी तो 6 डिग्री का थीटा बनाएगी। कितना बनाएगी? 6 डिग्री का। अब क्योंकि 10 मिनट पूछा है तो इन 10 मिनट इजिकस टू में 6 इंटू में 10, तो इजिकस टू में 60 डिग्री। तो हमारा जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा? 60 डिग्री का बनेगा। अब हम ऑप्शन में देख लेते हैं, आसान सा क्वेश्चन है ये। 60 डिग्री का यहाँ पर हमारा एंगल बन गया। ऑप्शन हमारा क्या आ रहा है? ए आ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि अ काइट इज द फ्लाइंग द हाइट 25√3 मीटर फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, इट इज अटैच विद द स्ट्रिंग। अब ये क्या कर रहा है? धागे से इसको जो है हमने अटैच कर दिया है। दैट मेक द एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज। तो यहाँ पर धागे की लंबाई निकलवा रहा है। तो हम यहाँ पर पहले डायग्राम बनाएंगे, फिर समझ में आएगा हमारे। सपोज ये काइट है, काइट की हमने यहाँ पर हाइट ले ली, कितनी दे रखी है? 25√3। कितनी दे रखी है? 25√3। फिर उसने कहा है कि इस धागे को उसने यहाँ पर जब अटैच करा, इस तरीके से अटैच करा, तो उसने बनाया है यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल। कितना एंगल बनाया? 60 डिग्री का एंगल। ऐसे अटैच करा तो यहाँ पर उसने बना दिया 60 डिग्री का एंगल। अब इसने पूछा है कि ये जो स्ट्रिंग है ना, ये जो बांधा है यहाँ से इस काइट पे से लाकर यहाँ पर जो बांधा है, तो इसकी लंबाई बताओ। ये x मान लेते हैं इसको, हम इसको हमने क्या मान लिया? x मान लिया। अब देखो थीटा
थीटा के सामने P और ये H, तो हमारा क्या साइन का इंडिकेट कर रहा है, तो साइन 60 इज इक्वल्स टू में हमारा क्या हो गया P/H, P/H। ठीक है, साइन 60 की वैल्यू डालो यहाँ पर। साइन 60 की वैल्यू होती है हमारी √3/2। अब P पे क्या आ रहा है हमारा 25√3 और H हमारा x है यहाँ पर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्योंकि इजिकल्स टू है बीच में, तो x यहाँ पर आ गया √3, x इजिकल्स टू में 2 इंटू में 25√3 ऐसे आ गया। अब x इजिकल्स टू में 2 इंटू में 25√3 और अपॉन में ये जो मल्टीपल में था ये डिवाइड में आ गया √3 से √3 कैंसिल हो गया। अब 25 इंटू में 2 50 हो गया, तो x इजिकल्स टू में हमारा कितना आ गया 50। तो लंबाई हमारी कितनी है 50, अगर मीटर में है तो मीटर और सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर। ऑप्शन में देखते हैं हम, कुछ आंसर हमारा इसका क्या है C 50 मीटर। देखो फिर एक बार और समझो, अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो एक काइट है जिसकी लंबाई ऊंचाई जो है वो कितनी है 25√3 और ये धागा यहाँ से यहाँ पर जब बांधा गया है तो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। कितने डिग्री का एंगल बना रहा है 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो हमें ये स्ट्रिंग निकलवा रहा, तो स्ट्रिंग को हमने क्या मान लिया x मान लिया। अब ये P हो गया, ये H हो गया। अब हमें किसका साइन मिला, ये साइन 60 का मिला, साइन का मिला। साइन 60 इज इक्वल टू में हमारा क्या होता है P/H। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2 और ये हमारा P था, कितना था 25√3। फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया और हमारा आंसर आ गया 50। x इज इक्वल टू में 50, यानी कि जो धागा बांधा है वो स्ट्रिंग जो बांधा है वो हमारा कितना है 50। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 14। देखो क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है, ध्यान से देखना, ये इसी में सॉल्व कर देंगे, ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसको करने की। देखो द ग्राफ ऑफ द पेयर लीनियर इक्वेशन a1x + b1y = c1 और दूसरी इक्वेशन हमें ये दे रखी है a2x + b2y = c2। अब ये यहाँ पर इसने कहा है कि इन टू वेरिएबल्स x y रिप्रेजेंट द पैरेलल लाइंस, मतलब इन दोनों वेरिएबल में जो हमें निकल के आ रही है हमारी इक्वेशन वो कौन सी निकल के आ रही है पैरेलल लाइन। तो इन चारों ऑप्शन में तुम्हें देखना होगा कि पैरेलल कौन सा होता है। तो हम कहते हैं कि पैरेलल अगर a1 a2 नॉट इक्वल टू b1 b2 इक्वल टू c1 c2 ये नहीं होता है, तो हमारा इसमें ऑप्शन हमारा क्या आ जाता है D। पैरेलल लाइन्स कब होती हैं, जब a1, यहाँ देखो a1 a2 इक्वल टू b1 b2 नॉट इक्वल टू c1 c2। तो ऐसा जब हमारी इक्वेशन आती है जिसमें a1 a2 इक्वल टू b1 b2 इज नॉट इक्वल टू c1 c2, तो हमारे क्या हो जाता है ये पैरेलल लाइन आ जाती है और यहाँ पर हमारा क्या हो जाता है नो सोल्यूशन। तो इसका आंसर क्या है D, इसका आंसर D है। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 कर लेते हैं। व्हाट वैल्यू ऑफ द थीटा फॉर विच द साइन थीटा इज इक्वल टू द कॉस थीटा। ये कह रहा है कि कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी जब साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों इक्वल हों। ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 15 हम करते हैं। क्वेश्चन 15 में यहाँ पर इसने कहा है कि कब साइन थीटा इक्वल टू में कॉस थीटा, कब ये दोनों इक्वल होते हैं, जब साइन और कॉस थीटा की वैल्यू दोनों की 45 डिग्री होती है, यानी कि साइन भी 45 डिग्री होगा और कॉस भी 45 डिग्री होगी। यानी कि थीटा कितना होना चाहिए 45 डिग्री, थीटा कितना होना चाहिए 45 डिग्री होना चाहिए। तो दोनों की वैल्यू इक्वल आ जाती है। कितनी आती है 1/√2। दोनों की वैल्यू कितनी आती है 1/√2। कब आती है, जब थीटा हमारा दोनों का 45 हो। तो दोनों की वैल्यू हमारी क्या आ जाती है वैल्यू पूछी नहीं है लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए थीटा जब 45 होता है तो दोनों की वैल्यू इक्वल आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 16 में इसने कहा है, क्वेश्चन नंबर 16 में कहा है कि HCF ऑफ 2 प्राइम नंबर इज। अब 2 प्राइम नंबर ले लो, कोई भी 2 प्राइम नंबर ले लो। मान लो सपोज मैंने लिया 3 और 5, दोनों प्राइम नंबर मैंने यहाँ पर ले लिए। अब अगर मैं इसका HCF निकालूंगी, मान लो पहले मैंने 3 के फैक्टर करे, प्राइम नंबर है तो 1 और 3 अपने नंबर से ही जाएगा, और 5 का अगर मैंने करा तो 1 और 5 आ रहा है। अब HCF का मतलब क्या होता है कि दोनों में कॉमन क्या है, तो हमने कहा दोनों में कॉमन क्या है, इसमें 1 है। तो HCF यहाँ पर दोनों प्राइम नंबर का हमेशा क्या आता है 1 आता है, HCF 1 आता है। तो आंसर में देखो, आंसर इसका क्या आ गया C, आंसर इसका आ गया C, क्या 1। दोनों प्राइम नंबर का HCF जो आएगा वो हमारा क्या आएगा 1 आएगा और आंसर इसका हो गया C। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है द डिफरेंस इन द सर्कमफ्रेंस ऑफ 2 सर्कल्स विद द रेडियाई एक 14 है और दूसरा हमारा यहाँ पे क्या है 7, दूसरा हमारा क्या है 7 मीटर।
तो रेस्पेक्टिवली इज, तो डिफरेंस पूछ रहा है किसका, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल का, ठीक है, दोनों, जिसका एक रेडियस कितना दे रखा है 14 दे रखा है और दूसरा हमारा क्या दे रखा है 7 दे रखा है। तो हम पहले फॉर्मूला डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल इज इक्वल टू होता है 2 पाई आर। क्या होता है 2 पाई आर। तो यहाँ पर 2 रेडियस दे रखे हैं, तो हम एक ऐसे सर्कल बनाएं और हम एक ऐसे सर्कल बनाएं। एक रेडियस हमें दे रखा है 14 और एक रेडियस हमें दे रखा है यहाँ पर 7। अब दोनों का डिफरेंस पूछा है, तो डिफरेंस यानी कि बड़े में से छोटा माइनस कर देंगे हम, तो 2 पाई, इसे हम R2 मान लेते हैं और इसे हम R1 मान लेते हैं। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल माइनस में सर्कल ही करना पड़ेगा, बस रेडियस 14 और 7 लिखना होगा। अब ये पाई R2 माइनस में पाई R1 कर दो, 2 पाई R1। अब दोनों तरफ 2 पाई कॉमन आ रहा है तो इसको यहाँ बाहर निकाल लो 2 पाई, और हमारा यहाँ पर आ गया R2 माइनस में R1। R1 2 इंटू में 22/7, क्योंकि पाई की वैल्यू गिवन नहीं है तो हम ये लिखेंगे R2 हमारा कितना है 14 माइनस में R1 हमारा 7 है, दोनों में से माइनस करो 7 आ जाएगा। 2 इंटू में 22/7 7, और यहाँ से हमारा 7 बचा, तो 7 से 7 कैंसिल कर दो और 22 इंटू में 2 इज इक्वल टू में 44 आ गया। तो हमारा आंसर कितना आ गया 44 आ गया। ऑप्शन में देख लेते हैं कि 44 हमारा ये रहा, तो हमारा आंसर आ गया यहाँ पर बी। अब क्वेश्चन नंबर 18 में कहा है इसने कि द मीन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। बड़ा आसान है ये भी क्वेश्चन। मीन फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर यानी कि 1 2 3 4 5 तक इसको प्लस करो और फिर उसके बाद हम इसको डिवाइड कर देंगे, करते हैं इसको भी। तो हमसे कहा है कि मीन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर 1 + 2 मीन निकालना है तो सबको सम करना पड़ता है, 3 प्लस में 4 + 5 और अपॉन में जितने नंबर हैं टोटल नंबर हमारे यहाँ पर नीचे आ जाता है। तो कितना 5 हो गया, प्लस करो 3 6 10 और ये 15/5 इसी डिवाइड करो तो 3 आ गया। आंसर हमारा कितना आ गया 3, आंसर 3 आ गया हमारा। अब हम ऑप्शन में देख लेते हैं। तो आसान सा क्वेश्चन था कि मीन थे तो सबको प्लस कर देना था और जितने नंबर होते हैं उससे डिवाइड कर देते हैं मीन, तो हमारा आंसर आ गया बी। अब यहाँ पर दे रखे हैं असर्शन और रीज़न, इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे और फिर इसको यहीं समझने की कोशिश करेंगे। असर्शन में कहा है द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन के x + 14y इज इक्वल टू 7, 8x + 7y इज इक्वल टू में 10 इनकन्सिस्टेंस है अगर k की वैल्यू हमने यहाँ पर 16 दे रखी है। मतलब यहाँ पर अगर k की वैल्यू 16 आ गई तो फिर उसके बाद हमें देखना होगा कि ये किस क्या आ रहा है, मतलब इनकन्सिस्टेंट आ रहा है, पैरेलल आ रहा है या इंटरसेक्टिंग आ रहा है। अब हम पहले इसको लिख लेते हैं। अब यहाँ पर इसने k की जगह पर दे रखा है 16, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 16। अब देखो a1 a2 कर लेते हैं। हमारा ये क्या हो जाएगा पूरा a1 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा b1 हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा c1 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर ये a2 b2 और हमारा ये c2 हो गया। तो अब हम a1 a2 करते हैं। a1 अपॉन में a2 कितना है हमारा, k की जगह पे 16 दे रखा है कि हमने यहाँ पर रिप्लेस कर दिया k को, 16 लिख दिया और बाई 8। फिर ऐसे ही हमने यहाँ पर लिखा b1 b2 इज इक्वल टू में, अब हमारा आ गया 14 और यहाँ पर हमारा है 7 पॉजिटिव है तो हमने इसको ऐसे ही लिख दिया। फिर उसके बाद हमारा आ गया यहाँ पर c1 c2 इज इक्वल टू में हमारा कितना आ जाएगा 7/10। अब देखो यहाँ पर 8 to the 16 और 7 to the 14, तो मेरा आ रहा है a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 b2। और देखो ये तो कट ही नहीं सकता 7/10, ये तो बिल्कुल अलग हो गया। तो हमारा यहाँ पर आ रहा है नॉट इक्वल c1 c2। अभी हमने बताया था a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 b2 नॉट इक्वल टू c1 c2, तो ये हमारा क्या हो जाता है पैरेलल हो जाता है जिसमें क्या हो जाता है नो सोल्यूशन होता है। अब देखो इसने क्या कहा है, इसमें असर्शन में इसने कहा इनकन्सिस्टेंट। अब ये तो है ही नहीं, यहाँ तो पैरेलल आ रहा है। ऐसे ही यहाँ पर रीज़न में इसने कहा, इसका मतलब हमारा असर्शन तो गलत निकला। रीज़न ने कहा कि a1 a2 इक्वल टू b1 b2 नॉट इक्वल टू द c1 c2, जो अभी हमारी इक्वेशन निकली है। तो इसने कहा कि लीनियर इक्वेशन हैज़ नो सोल्यूशन, तो हम कहेंगे यस, क्योंकि जब पैरेलल होता है तो हमारा क्या आता है नो सोल्यूशन
नो सॉल्यूशन आता है हमारा, क्या आता है, नो सॉल्यूशन। तो हमारा इसका असर्शन तो है रॉन्ग और रीज़न है हमारा राइट, तो इसका आंसर है डी, असर्शन इज फॉल्स बट रीज़न इज ट्रू। अब इसका क्वेश्चन नंबर 20 देखो, जिसमें असर्शन में कहा है कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस में 10, इसके जीरोज दे रखे हैं 2 एंड -5। तो फिर हम मिडिल टर्म स्प्लिट करके देखते हैं कि यहाँ पर ये आ रहा है या नहीं आ रहा। अब यहाँ देखो 1 से इसकी मल्टीप्लाई करी तो 10 आ गया, और 10 के मैंने फैक्टर करे तो 2 5 द 10 आ गया मेरा। कितना आ गया, 2 5 द 10। मुझे चाहिए 3, तो 5 माइनस में 2, तो यहाँ पर हमने करा एक्स स्क्वायर प्लस में 5 माइनस में 3x हो गया और माइनस 10 हो गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई कर दो 5x हो गया और माइनस में 3x और माइनस 10 कॉमन ले लो। यहाँ से हमने x कॉमन ले लिया तो x प्लस में 5 बच गया। ऐसे यहाँ से हमने 3 कॉमन ले लिया, इस माइनस ने अंदर भी पॉजिटिव कर दिया इसको। यहाँ पर हमारा आ गया कितना, यहाँ अच्छा 2 आएगा यहाँ पर, 5 माइनस में 2, 5 माइनस में 2, तो हमने यहाँ पर 2 कॉमन ले लिया तो 2 5 द 10 यहाँ पर आ गया। 3 लाना था ना, 5 माइनस में 2, तो हमारा आ गया x माइनस में 2, x माइनस में 2 और x प्लस में 5। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 0 के बराबर होती है। x इजिकस टू में ये पॉजिटिव हो गया और x इजिकस टू में -5 आ गया। तो हमारे ज़ीरोज़ आ गए 2 और -5, और हमें दे भी यही रखे हैं कि इसके ज़ीरो क्या है, 2 और -5। इसका मतलब असर्शन तो बिल्कुल ठीक है इसका, जो असर्शन में दे रखा है कि जीरोज़ हमारे क्या है 2 और 5 -5, तो हमारे यहाँ पर असर्शन में निकले। अब रीज़न में कह रहा है द ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x, एक्स एक्सिस से 0 और -2 है, -2 तो हमारा आया ही नहीं है, 5 और 0 है, 5 तो हमारा -5 निकला, तो इसका रीज़न हमारा क्या है, रॉन्ग है, और असर्शन हमारा इसका राइट है। तो इसमें हो जाएगा कि असर्शन हमारा ट्रू है और रीज़न हमारा फॉल है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर क्या हो गया, सी। तो ये पूरे क्वेश्चन जितने भी 1 मार्क्स के थे वो सारे हो चुके हैं।